अजय ठाकुर और मैं क्लास 11th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ। तो एक चैप्टर का मैंने बनाया है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अलजेब्रा का फर्स्ट सेक्शन था। अब हम आगे बढ़ेंगे अलजेब्रा के सेकंड सेक्शन में। अलजेब्रा के सेकंड सेक्शन में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। जो आप बहुत अच्छे से कर लो तो उनमें से क्वेश्चंस होगा ही होगा। ओके, तो देखना दूसरा सेक्शन में करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी और हर एक चैप्टर की मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम स्टार्ट ही मिसलेनियस से करेंगे, हर एक चैप्टर से। तो लीनियर इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू दिस। देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या है। क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है 640 लीटर्स सॉल्यूशन है, 8% एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसको डाइल्यूट किया जाना है बाय एडिंग 2% एसिड सॉल्यूशन टू दिस। देखो इसको डाइल्यूट करने का मतलब है इसके स्ट्रेंथ को कम करना। स्ट्रेंथ को कम करने के लिए या तो हम इसमें पानी मिला दें या हम इससे कम स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन को ऐड कर दें। तो इसको डाइल्यूट किया जा रहा है बाय एडिंग 2% एसिड सॉल्यूशन टू दिस। 2% एसिड सॉल्यूशन ऐड करके इसको डाइल्यूट किया जा रहा है, ठीक है, कम स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू दिस ताकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 4% और 6% के बीच आ जाए। ये क्वेश्चन है बोला। तो सपोज x लीटर हमने 2% एसिड सॉल्यूशन इसमें ऐड करा, ठीक है, तो जो इसका स्ट्रेंथ है वो 4% से 6% के बीच आ गया। तो जब हमने x लीटर 2% एसिड सॉल्यूशन ऐड करा तो इसमें टोटल कितना सॉल्यूशन हो गया? तो दैट इज 640 प्लस x लीटर्स, इतना सॉल्यूशन टोटल हो गया। जब हम फाइनल सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इसके 4% से ज़्यादा एसिड इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। मिलाने के बाद जो एसिड की क्वांटिटी होनी चाहिए वो टोटल सॉल्यूशन के 4% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी स्ट्रेंथ 4% से ज़्यादा होना चाहिए, और टोटल सॉल्यूशन के 6% से कम होना चाहिए। क्या? एसिड की क्वांटिटी इस मिक्सचर में। अब इस मिक्सचर में एसिड है कितना? तो 640 लीटर 8% एसिड सॉल्यूशन था, तो 640 का 8% फाइंड करेंगे तो इसमें पहले से जो एसिड प्रेजेंट था वो आ जाएगा। जैसे अगर ये 100 लीटर होता, 8% एसिड सॉल्यूशन होने का मतलब है 8 लीटर इसमें बोरिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें कितना बोरिक एसिड था? पहले इतना था, और जो हमने x लीटर मिलाया उसमें भी तो बोरिक एसिड है भाई, उसमें कितना बोरिक एसिड है? तो उसका 2%। तो ये जो आ गया, ये क्या आ गया? ये आ गया क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द मिक्सचर। ऐड करने के बाद ये एसिड की क्वांटिटी हो गई, और ये जो एसिड की क्वांटिटी है ये टोटल सॉल्यूशन के 4% से ज़्यादा होना चाहिए और टोटल सॉल्यूशन के 6% से कम होना चाहिए। ओके, तो मेन इसकी इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम इसकी सॉल्विंग करेंगे। तो हम इसकी सॉल्विंग करते हैं, तो हम इसे ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम इस हाफ को सॉल्व करेंगे, मतलब इतना लेंगे, फिर हम नेक्स्ट हाफ को सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करके फाइनल आंसर लिखेंगे। ओके, तो देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट हाफ को सॉल्व करते हैं। तो उसे 640 प्लस x इंटू 4/100 इज लेस देन 640 इंटू 8/100 प्लस 2x अपॉन 100।
देखो सबको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सबके डिनोमिनेटर से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 640 प्लस एक्स इंटू 4 लेस देन 640 इंटू 8 प्लस 2x। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2560 प्लस 4x लेस देन 32, कितना होगा मल्टीप्लाई करके 48 एंड 32, 5120 आई थिंक, दिस मच प्लस 2x। ओके, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x वाले टर्म को एक साइड लाते हैं, 5120 माइनस 2560, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आ गया 2x लेस देन सब्ट्रैक्ट करके 2560 आ जाएगा। x फाइंड करेंगे तो दिस मच अपॉन 2 दैट इज 1280। तो x इज लेस देन दिस आ गया। फर्स्ट हाफ को सॉल्व करके इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम सेकेंड हाफ को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड हाफ क्या था हमारा, दिस लेस देन 640 प्लस x का 6%, ये था हमारा सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का तो सोल्यूशन आ गया। अब हम सेकेंड हाफ को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हाफ को इरेज कर देता हूँ, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 640 इंटू 8 प्लस 2x लेस देन 6 से मल्टीप्लाई किया, 640 इंटू 6 प्लस 6x, ये 5120 प्लस 2x लेस देन 3638 24 240 3840 प्लस 6x, 3840 प्लस 6x। ओके, यहाँ से 2x को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2x, ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आ गया 160 1120 1280 लेस देन 4x, 4 से डिवाइड करा 1280 by 4 less than x. This implies 320 is less than x. So x should be greater than 320. x की वैल्यू 320 से बड़ी होनी चाहिए और x less than 1280 आया था। Okay. So final answer is what? x is greater than 320 and less than 1280. मतलब अगर 320 से 1280 लीटर्स के बीच सॉल्यूशन ऐड किया जाए 2% एसिड सॉल्यूशन, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 2% और 6% के बीच आ जाएगा। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल मिसलेनियस का ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस उस क्वेश्चन में ना वाटर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा उसी के जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं इक्वेशन बना देता हूँ, ओके, और फिर सॉल्विंग हो जाएगी। तो इसमें है 1125 लीटर्स 45% एसिड सोल्यूशन है, 45% एसिड सोल्यूशन है, और इसको वाटर ऐड करके डाइल्यूट किया जा रहा है। वाटर ऐड करके डाइल्यूट किया जा रहा है। भाई वाटर ऐड किया जा रहा है, फिर पूछ रहा है कितना लीटर ऐड कर दें ताकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 25% से 30% के बीच आ जाए। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 25% से 30% के बीच आ जाए। तो सपोज हमने वाटर x लीटर ऐड कर दिया, वाटर x लीटर ऐड कर दिया, तो टोटल कितना सॉल्यूशन हो गया 1125 प्लस x। अब इसके 25% से ज़्यादा एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए मिक्सचर में, और इसके 30% से, सॉरी, टोटल सॉल्यूशन इज 1125 प्लस x, इसके 30% से कम एसिड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी होगी, तो
जितना पहले प्रेजेंट था उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया और वाटर में एसिड नहीं होता। अब जैसे ये 100 लीटर होता 45%, मतलब 45 लीटर उसमें एसिड है। अगर मैं 100 लीटर पानी ऐड कर दूँ तो एसिड 45 लीटर ही रह जाएगा। वही बात यहाँ पे है, अगर हमने वाटर ऐड करा तो फाइनल सोल्यूशन में भी यही एसिड की क्वांटिटी होगी, और फाइनल सोल्यूशन में जो एसिड की क्वांटिटी है वो टोटल सोल्यूशन के 25% से ज़्यादा और टोटल सोल्यूशन के 30% से कम होना चाहिए। बिल्कुल सेम तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट हाफ को सॉल्व करो, सेकेंड हाफ को सॉल्व करो और आ जाएगा। होपफुली सॉल्व कर लोगे आप लोग, तो मैं इस पार्ट को सॉल्व नहीं करता। मेन इसका इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को आप अच्छे से समझ लो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे मिसलेनियस में ये दो क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ दो क्वेश्चन और बताना चाहूँगा इसमें से इनइक्वालिटी के, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। देखो बस 4 क्वेश्चन बताऊँगा, 2 ये वाले और 2 क्वेश्चन और बताऊँगा, ठीक है। देखना, ये है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 एंड क्वेश्चन 24। देखो इस क्वेश्चन में, और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम 23 डिस्कस करते हैं। नंबर डाल दिया मैंने तो यही डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। मतलब हमें ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स निकालने हैं, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स निकालने हैं जो दोनों ही क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए, और दोनों का जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर दैन 11, है ना, ठीक है। तो देखो जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है या कंसेक्यूटिव इवन नंबर होता है उसमें 2 की गैपिंग होती है, लाइक 1, 3, 5, 7। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 2 की गैपिंग होती है। तो अगर हम एक नंबर x ले लें तो दूसरा नंबर x+2 होगा। तो लेट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी x एंड x+2, ये हमने नंबर्स ले लिया। अब उसने बोला दोनों ही नंबर जो होने चाहिए वो 10 से छोटे होने चाहिए। अच्छा, मैंने नंबर ये ले लिया। कैन यू टेल मी विच वन इज ग्रेटर, वेदर दिस और दिस? ऑब्वियसली दिस, x+2 इज ग्रेटर। अब मैंने बोला दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, तो भाई अगर बड़े वाला 10 से छोटा होगा तो ये तो अपने आप 10 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो दोनों नंबर अगर 10 से छोटे होने चाहिए, फॉर दैट द ग्रेटर नंबर शुड बी लेस देन 10, and from this x is less than 8। ओके, फिर उसने बोला कि दोनों नंबर का जो सम है यानी x और x+2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 11। ओके, यहाँ से 2x+2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन 11 minus 2, 2x ग्रेटर देन 9। फ्रॉम दिस x is greater than 9/2, that is x is greater than 4.5। तो x हमारा 4.5 से ग्रेटर आ गया और 8 से लेस आ गया। कंबाइन करके लिखें तो x की वैल्यू 4.5 और 8 के बीच है। अच्छा, x कैसा नंबर है भाई? ऑड नंबर है, ठीक है। x ऑड नंबर है तो हमें ये देखना है कि इनके बीच ऑड नंबर कौन कौन से हैं। जो भी ऑड नंबर होंगे दोज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 5 and 7। So the possible values of x are 5 and 7। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो वो दोनों नंबर निकालने हैं ना। एक नंबर x है तो दूसरा x+2 है। तो अगर x 5 है तो x+2 कितना है? 7। और x अगर 7 है तो x+2 is 9। So the pairs are 5, 7 and 7, 9. 7, 9। Okay, got this? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, बस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बदले कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोल रहा है। ओके, तो वो वाले क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर निकालें तो भाई इवन नंबर में भी दो की गैपिंग होती है। लेट द कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बी x and x plus 2। अच्छा, अब उसने क्या बोला, बोथ नंबर शुड बी ग्रेटर देन विच, 5। दोनों नंबर 5 से ग्रेटर होने चाहिए। ओके, बोथ नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड द सम शुड बी लेस देन 23। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि ऐसा दोनों ही नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। तो अगर छोटे वाला 5 से बड़ा होगा तो ये तो अपने आप 5 से बड़ा हो जाएगा। फॉर बोथ नंबर्स टू बी ग्रेटर देन 5 द स्मॉलर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5। जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, तो मेरे भाई बड़े वाला 10 से छोटा है तो छोटे वाला तो अपने आप है हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बोला कि दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, तो उसके लिए अगर छोटे वाला नंबर 5 से बड़ा होगा तो बड़े वाला अपने आप हो जाएगा। ओके, तो x ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन आ गया। फिर उसने बोला दोनों का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 23। सो 2x plus 2 should be less than 23, 2x less than 23 minus 2, 2x less than 21. From this x is less than 21 by 2, sorry, x less than 21 by 2, that is 10.5. So what are the condition we have got कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और 10.5 से छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 5 और 10.5 के बीच होना चाहिए और x हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर। अब इसके बीच भाई इवन नंबर कौन कौन सा आता है, तो 6 है, 8 है, 10 है। दीज आर द इवन नंबर्स बिटवीन दिस सेंटर्स। x अगर 6 है तो x plus 2 क्या है, 8। x अगर 8 है then x plus 2 is 10, and x is 10 then x plus 2 is 12. So the pairs are 6, 8, 8, 10, 10 and 12. 10, 12. This is the answer. Okay. So these are the most important questions of chapter number 6, that is inequality. Hopefully कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, बाकी जो है इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। अब हम आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना उन्हीं को पहले डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्या हो बच्चों, ओके देखना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22nd क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning which can be made using all the letters of the word again. If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? देखो word है again और क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि इसके लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो। अगर इन सारे वर्ड को एक डिक्शनरी में अरेंज किया जाए तो इस डिक्शनरी का 50वां टर्म यानी 50th टर्म कौन सा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले तो हमें बताना कि भाई टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे। तो अगर हम टोटल अरेंजमेंट की बात करें, अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन, ठीक है। और अगर हमें n चीज़ों को अरेंज करना होता है तो हम n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे 3 चीज़ों को अरेंज करना होगा 3 फैक्टोरियल, 4 चीज़ों को 4 फैक्टोरियल। यहाँ हमें कितने लेटर्स को अरेंज करने हैं, 5 लेटर्स को, तो हम 5 लेटर को अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से। और अगर कुछ रिपीटेड होता है, जितनी बार रिपीटेड होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे a जो है वो 2 बार रिपीटेड है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, ठीक है। सो द टोटल अरेंजमेंट इज व्हाट
5 फैक्टोरियल विच इज 120 अपॉन 2 60, मतलब टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे। अब इन्हीं 60 वर्ड्स से डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है, और उस डिक्शनरी में हमें 50वां वर्ड यानी 50th वर्ड ढूंढना है। ओके, तो देखो अब उस डिक्शनरी में जब हम देखेंगे ना, तो आप इसमें देखो डिक्शनरी में अल्फाबेटिक ऑर्डर में होती है वर्ड्स, तो इस वर्ड में जो लेटर्स है उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए जी आई एन, ये है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। मतलब उस डिक्शनरी में पहले ए वाले वर्ड्स दिखेंगे, फिर जी वाले वर्ड्स दिखेंगे, फिर आई वाले और फिर एन वाले, ठीक है। तो ए वाले जो वर्ड्स होंगे, ए वाले कितने वर्ड्स होंगे अगर हम ये देखना चाहें तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे ए को फिक्स कर लिया। देखो हमारे पास 3-5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो क्या 5 बॉक्सेस बनाते हैं, हर एक लेटर के लिए एक बॉक्स, 1 2 3 4 5। अब हमें देखना है ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, तो फर्स्ट प्लेस पे ए को हमने फिक्स कर दिया। अब एक ए को मैंने फिक्स कर दिया, बच गए 4 लेटर्स, उसमें कुछ भी रिपीटेड नहीं है, तो उन चारों को हम बाकी 4 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से, यानी 24 तरीके से। इसका मतलब है जो ए वाले वर्ड्स हैं वो कितने हैं, 24, ठीक है। और आपको पूरा लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ वर्ड्स विच विल स्टार्ट विथ ए is this much. For that we fix A at the beginning, okay, and the remaining 4 letters can be arranged in 4 places in 4 factorial ways. So the number of words starting with A is 24. तो A वाले 24 हो गए। अब G वाले कितने होंगे, तो देखो G को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब हमने G को फिक्स कर दिया, तो जो लेटर्स बचे 4 बचे उसमें A रिपीट हो रहा है, तो इसको अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी 12 वेज में। तो ए वाले वर्ड्स हो गए 24, जी वाले वर्ड्स हो गए 12, ठीक है, ए वाले हो गए, जी वाले हो गए। अब कौन से आएंगे, आई वाले, ठीक है। अब आई वाले जो वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे, कितने होंगे बच्चों, 12। आई वाले जो वर्ड्स होंगे, तो आई को फिक्स कर लिया, बाकी जो बचे 4 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी 12। तो अब डिक्शनरी में टोटल कितने वर्ड्स हो गए, 24 प्लस 12 प्लस 12 48 वर्ड्स हो गए, ठीक है। मतलब आई वाले वर्ड्स तक 48 वर्ड्स हो गए। मतलब जो 49th वर्ड होगा वो एन से शुरू होगा, है ना, 50th भी एन से ही शुरू होगा। तो अब देखना है 49th वर्ड जो होगा, दैट इज द वेरी फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ एन, एन से शुरू होने वाला सबसे पहला वर्ड। तो देखो एन से जब शुरू होगा ना, तो बाकी सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में होंगे, लाइक एन ए जी आई, दैट विल बी द 49th वर्ड। फिर एन ए जी आई, क्योंकि डिक्शनरी में अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, मतलब एन ए जी के बाद ना एन ए आई वाला वर्ड दिखेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वर्ड होगा दैट इज एन ए आई जी, दैट विल बी द 50th, ठीक है। सो द 50th वर्ड इज लैक, एन ए आई जी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन 2 4 6, 1 6 0 है ना, 2 3 4 5 6, 10 लाख हो गया। मतलब हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन दिस मच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4, है ना, 3 6 और 7। देखो ये 7 डिजिट नंबर है और इससे हमें ग्रेटर नंबर्स बनाने हैं, तो मतलब हमें सारे डिजिट को यूज करने होंगे, वी हैव टू यूज ऑल द डिजिट्स। तो इन सारे डिजिट को यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं जो इससे बड़े होंगे। तो मतलब हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट से,
तो 7 डिजिट नंबर बनाएंगे तो या तो हम यहाँ 1 को यहाँ रख सकते हैं, या तो 2 को यहाँ रख सकते हैं, या तो 4 को हम यहाँ रख सकते हैं। देखो यहाँ चीज़ें रिपीटेड है, इसलिए सबका आपको अलग अलग केस बनाना होगा। ठीक है, तो अगर 1 को मैं फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करूँ, बाकी कितने 1 2 3 4 5 6 ना 7 डिजिट वर्ड नंबर बना रहे हैं, तो 1 को यहाँ रख लिया तो बाकी जो 6 बच गए वो अरेंज हो गए कितने तरीके से 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों 3 फैक्टोरियल ना 2 इज रिपीटेड ट्वाइस। 1 को रख लिया, जो ये 6 बचे 2 3 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 6 फैक्टोरियल होता है 720 और ये हो गया 12 720 अपॉन 6 2 60। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले 60। अब अगर 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर देखें तो 2 को हमने फिक्स कर लिया। देखो 1 2 को फिक्स कर लिया, अब 1 2 को हटा दो, बाकी जो बचे 6 डिजिट्स बचे उसमें 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 4 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो बाकी 6 को अरेंज करेंगे हम 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 720 अपॉन 4 80। ठीक है, अब 4 से स्टार्ट होने वाले देखने हैं तो 4 को फिक्स कर दिया हमने फर्स्ट प्लेस पे, 4 को फिक्स कर दिया, बच गए जो 6 बच गए उसमें अब क्या रिपीटेड है, बस 2 रिपीटेड है प्राइस, तो दिस इज 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 720 अपॉन में 120। तो टोटल कितने मॉड्स हो गए 60 प्लस 180 प्लस 120। सो द टोटल numbers which can be formed, total numbers greater than this that can be formed is 360 180 plus 60 plus 120 that is 360। ये हमारा आंसर है। ओके, ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये करते हैं हम एटलीस्ट एट मोस्ट वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो कुछ वैसे क्वेश्चंस बताता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल में भी है, एक एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन ही बता देता हूँ। ठीक है, दोनों एक जैसे ही है, मैं एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। तो क्वेश्चन है a group consists of 4 girls and 7 boys. 4 girls 7 boys, ग्रुप में 4 girls and 7 boys हैं। ठीक है, in how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? कितने को सेलेक्ट करना है, इसलिए से 5 मेंबर टीम की सिलेक्शन हमें करनी है। ठीक है, पहला पार्ट है नो गर्ल, जो हमने 5 लोगों को सेलेक्ट करा उसमें कोई भी गर्ल नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे बॉयज हैं। बॉयज कितने हैं 7, तो 7 बॉयज में से 5 बॉयज को सेलेक्ट करा, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस in this case is 7C5 और 7C5 को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 7C2। 7C5 और 7C2 सेम होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 × 6 2 × 1 3 21। ठीक है, फॉर्मूला लगा के भी करोगे ये जाएगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 21। फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला, सेकेंड पार्ट इज व्हाट, बताओ। At least 1 boy and 1 girl. At least 1 boy and 1 girl. and 1 girl, मतलब हमें कम से कम एक बॉय और एक गर्ल को तो सिलेक्ट करना ही करना है।
तो इसमें हमें केसेस देखने होंगे, मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बॉय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गर्ल नहीं है, मतलब कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए। तो मतलब एक गर्ल और 4 बॉय है ना, जो सिलेक्शन होगा उसमें एक गर्ल एंड 4 बॉयज। एक मैं सेकंड केस इधर बताता हूँ, इसको मैं erase कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में जो बोल रहा है वो कि कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होनी चाहिए। इसके केसेस बनाते हैं, एक बॉय एक गर्ल, तो 4 गर्ल में से एक गर्ल, सॉरी एक गर्ल एंड 4 बॉयज, या तो 2 गर्ल एंड 3 बॉयज, या तो 3 गर्ल एंड 4 बॉय, 2 boys. सॉरी क्या बोल रहे हैं, 4 4 girls. गर्ल एंड 1 boy. 1 बॉय। ये सारे केसेस बनेंगे एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल। ठीक है। अच्छा, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो अब हम इसे फाइंड करेंगे। तो पहले केस में 1 गर्ल 4 बॉय सेलेक्ट करने हैं। 1 गर्ल कितने गर्ल में से सेलेक्ट करना है, 4C1। 4 बॉय कितने बॉय में से, 7 बॉय में से। दोनों में एंड है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और का मतलब प्लस। 2 गर्ल 3 बॉय, 4C2, 4 गर्ल में से 2 गर्ल एंड 7C3। फिर और का मतलब प्लस 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, थर्ड पार्ट, At least 3 girls. एटलीस्ट 3 गर्ल। ओके, एटलीस्ट 3 गर्ल का क्या मतलब है, कम से कम 3 गर्ल। भाई 3 गर्ल से कम नहीं होनी चाहिए, 3 गर्ल तो होनी चाहिए, 4 हो जाए, 3 से कम ना हो। तो थर्ड पार्ट में बोला एटलीस्ट 3 गर्ल, तो क्या क्या केस बनेगा, 3 गर्ल एंड 1 बॉय, सॉरी 2 बॉय, और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। ये 2 केसेस बनेंगे, और इनको तो हमने अभी फाइंड करा था। 4C3 अच्छा 4C3 इंटू 7C2 प्लस प्लस 4C4 इंटू 7C1। ओके, कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा। तो एटलीस्ट एट मोस्ट तक जाने के लिए वाला क्वेश्चन बताया मैंने, होपफुली समझ आ गया होगा। और कोई पार्ट है इसमें, नहीं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके मिसलेनियस के एग्जाम्पल के तो मैंने बता दिए हैं। अच्छा हाँ, मिसलेनियस की एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से कर लो। ये मैंने कुछ क्वेश्चन तो बता दिए, लेकिन फिर भी आप इसको छोटी सी एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। देखना, एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन सा करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन के जैसा मैंने क्वेश्चन बता दिया। उसके बाद हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मिसलेनियस के ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 1 डॉटर वर्ड वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ओके, देखना मिसलेनियस की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, वर्ड है डॉटर, वर्ड है हमारा डॉटर वर्ड है। और इसमें से क्वेश्चन इज व्हाट कि इसमें 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड्स बना सकते हैं ना, है ना। मतलब हमें इसमें से 2 वोवेल लेना है और 3 कॉन्सोनेंट लेना है, और फिर देखना उससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो भाई इसमें वोवेल कितने हैं, ए है, यू है, ई है, और कुछ है नहीं ना, ये वोवेल है। और कॉन्सोनेंट डी, जी, एच, टी, आर। ठीक है, अब जो हमें वर्ड्स बनाने हैं वो कितने वोवेल से बनाना है, 2 वोवेल से, और कितने कॉन्सोनेंट, 3। तो भाई वोवेल तो यहाँ 3 अवेलेबल है, 3 में से कोई 2 वोवेल सेलेक्ट करूंगा इतने तरीके से,
पहले तो सेलेक्ट करना होगा, फिर उन्हें अरेंज करके वर्ड बनाना होगा। तो यहाँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई होगा। सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट में परमुटेशन। तो पहले हमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। तो 2 वॉवेल सेलेक्ट करा, 3 वॉवेल में से इतने तरीके से 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करा, और टोटल सेलेक्ट हमने कितने लेटर्स करे? 5। उन 5 को हम अरेंज कितने तरीके से करेंगे? 5 तरीके से। सो द टोटल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू दिस मच। This is for the selection of vowels and consonants, and this is for the arrangement of vowels and consonants. ये selection के लिए हमने लिया और ये arrangement के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, है ना? 7 बोला था ना? क्वेश्चन नंबर 7 बोला था मैंने शायद। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, 1 and 2, containing 5 and 7 questions. हाँ देखना, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर में। पार्ट 1 में टोटल 5 क्वेश्चन अवेलेबल है, पार्ट 2 में टोटल 7 क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, अब एक बच्चे को इसमें से टोटल ना 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल सॉल्व कितने करने हैं? 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, है ना? हाँ। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब हर एक पार्ट में से कम 3 तो लेना ही है। तो यहाँ पे भी केस बनाएंगे, सिलेक्शन है भाई, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कम से कम 3 दोनों में से लेना है। तो भाई इसमें से 3 लिया, है ना? 5C3, 3 इसमें से लिया, तो इसमें से कितने लेंगे? 7C5। 5 केसेस बना के लिख दूं मैं? ओके, मैं बना के एक बार लिख देता हूँ। देखो, पार्ट 1 में से अगर उसने 3 क्वेश्चन किया एंड पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चन किया, ठीक है, या फिर 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में से एंड 4 क्वेश्चन पार्ट 2 में से, या फिर 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में से एंड 3 क्वेश्चन इसमें से। ये 3 केसेस बनेंगे, तीनों को फाइंड करके हम ऐड कर लेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ ways in which the student can answer 8 questions is equal to 5 क्वेश्चन में से 3, 5C3, 7 में से 5, 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी बता दिया मैंने आपको। और एक इसमें जो ऑल्टरनेट वाला है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 24th एग्जाम्पल बता। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। 5 गर्ल्स हैं एंड 3 बॉयज हैं, इन्हें हमें एक लाइन में बिठाना है, और कोई भी 2 गर्ल जो है वो इकट्ठे ना बैठे, एक साथ ना बैठे। तो फिर कंडीशन जो है वो गर्ल के साथ है। ओ सॉरी, 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं एंड 3 बॉयज हैं, और 2 बॉयज साथ में बैठे। अच्छा, 2 बॉयज साथ ना बैठे, ऐसा है? मैंने सोचा 2 गर्ल एक साथ ना बैठे, बैठे ही बातें ना शुरू कर दे। ओके सॉरी, ठीक है। तो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं बैठे।
तो कंडीशन जो है वो बॉय के साथ है, गर्ल के साथ कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले हम गर्ल को अरेंज करेंगे। तो 5 गर्ल को अगर बिठाना है तो हम 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। भाई जैसे 5 गर्ल है, G1 G2 G3 G4 G5, तो इन पांचों को लाइन में हम 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, अब बॉयज को ऐसे अरेंज करना है कि कोई 2 बॉय एक साथ ना आए। तो इनके बीच में जो ये प्लेसेस है जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, टिक मार्क कर रहा हूँ, ये कितने प्लेसेस? 6 प्लेसेस। अगर इन 6 प्लेसेस में किसी भी 3 प्लेस पे बॉय को बिठा दे, यहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया, किसी भी 3 प्लेस पे बॉय को बिठा दे तो कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं बैठेगा। तो दिस इज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स को बिठाने के बाद जो 6 प्लेसेस आए, उन 6 में से किसी भी 3 प्लेस को अरेंज करेंगे। 3 बॉय को बिठाने का मतलब है 3 प्लेस को अरेंज करना। तो 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस को अरेंज करेंगे इतने तरीके से। ठीक है, समझ आया? दिस इज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, दिस इज फॉर द गर्ल्स। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120। 6p3 कैलकुलेट कर लोगे, n फैक्टोरियल दिस माइनस दिस 3 फैक्टोरियल 120 into this is 720, this is also 120, 14400. That will be the answer, I think. Right answer. सही। ठीक है, आ गया ना आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन। ओके ओके, एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा ये, हाँ, कार्ड्स वाले क्वेश्चन में भी बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो एक कार्ड वाला क्वेश्चन भी लेंगे, एक मिसिसिपी वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक एनसीआर वाला जो एन और आर की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन होता है वैसा। ठीक है, हम आगे आते हैं। मिसलेनियस से मैंने लगभग आप लोगों को बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.4 से करते हैं पहले, और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ NC2 इज इक्वल टू NC8 तो NC2 की वैल्यू निकालनी है। देखना, एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं कि अगर NCX इज इक्वल टू NCY होगा, देन ईदर X इज इक्वल टू Y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई, कैसे प्रॉपर्टी होती है? ये तो ऑब्वियस है कि भाई x और y इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। ये वाली चीज मैंने कहाँ से देखी? तो देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि NCR और NCn-r ये दोनों इक्वल होता है। लाइक 10C3 और 10C10-3 यानी 10C7 इक्वल होगा। ठीक है, तो NCX इज इक्वल टू NCY है, NCY को हम NCn-y लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसे इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू n-y या x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ऐसे बनाई गई है प्रॉपर्टी। खैर, आपको बस ये जानना है कि ये प्रॉपर्टी होती है और आपको पेपर में बस ये प्रॉपर्टी ही लिख देनी है। ओके, हाँ, और कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया कि जैसे मान लो आपको 10C3 कैलकुलेट करना है, नीचे 3 है, इसे मल्टीप्लिकेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो टिल 1, तो 3 को लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे जितने फैक्टर लिखे ऊपर भी उतने ही फैक्टर लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऊपर 10 है तो 10 9 8। ठीक है, ये आ गया 3 3 जा 9 2 4 जा 8, दैट इज 120। हो गया कैलकुलेशन। तो देखो, अब आप देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा बन गया। NCX इज इक्वल टू NCY है, तो उसने बोला x इज इक्वल टू y, तो भाई ये तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? n। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू n, तो n कितना हो गया? 10। अब हमें निकालना क्या था? NC2 यानी 10C2। 10C2 निकालेंगे, क्या आएगा? 2 इंटू 1 10 इंटू 9 45। 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन सॉल्विंग में बच्चों को परेशानी होती है, तो एक वैसा क्वेश्चन बता दूँ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड का कोई एक पार्ट कर लेते हैं, कोई सभी फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। 2nc3 is to nc3। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2nc3 is to nc3 is equal to 12:1 ये है, ठीक है। तो इज टू मतलब अपॉन हुआ, तो ये 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12/1। फॉर्मूला लगाते हैं NCR का n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r 2n-3 फैक्टोरियल। नीचे फॉर्मूला लगाते हैं r फैक्टोरियल n माइनस r यानी n-3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 12/1। नीचे वाला टर्म रेसिप्रोकल हो गया, ये आ गया 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल इनटू ये टर्म रेसिप्रोकल हो गया 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 12/1। ओके, अब बस इसकी सॉल्विंग करेंगे, आ जाएगा। देखो अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल करके आप, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सॉल्विंग करेंगे। देखो सॉल्विंग करने में कैसे सॉल्विंग करेंगे मैं बताता हूँ। जब भी फैक्टोरियल वाले टर्म को सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में क्या है, जैसे n फैक्टोरियल है, अगर मैं n को बाहर निकालूं तो ये 1 कम हो जाएगा इसमें से, यानी ये n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर मैं n-1 बाहर निकालूं तो ये इसमें से 1 और कम हो जाएगा, 1 कम करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऐसा कैलकुलेशन है, तो बड़े वाले में से बाहर निकालना है और छोटे वाले के इक्वल आना है, फिर फैक्टोरियल का टर्म हट जाएगा। जैसे ये है 12 बाहर निकाला 11 फैक्टोरियल, 11 बाहर निकाला 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 12 × 11 132। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये कुछ कैलकुलेशन के बारे में बातें बताई। अब देखना यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 2n फैक्टोरियल है, ये 2n-3 है, दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला है। यहाँ से टर्म को बाहर निकालेंगे, तो 2n बाहर निकाला बना 2n-1 फैक्टोरियल, 2n-1 बाहर निकाला बचा 2n-2, 2n-2 बाहर निकाला बचा 2n-3 फैक्टोरियल, और वो नीचे वाले टर्म से अब कैंसिल हो जाएगा। और जो दूसरे वाला टर्म है, यहाँ भी n फैक्टोरियल में से बाहर निकालेंगे, ये बड़ा है, तो n-3 अपॉन n फैक्टोरियल है ना, मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, इनटू में है n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे मैं n में से बाहर निकालता हूँ ना, n बाहर निकाला n-1 बाहर निकाला n-2 बाहर निकाला n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। देखो सारे फैक्टोरियल के टर्म गायब हो गए, n से n भी कट गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया 4, 2n-1, यहाँ n-1 रह गया, नीचे बचा n-1, n-2 और 12/1। n-1 से n-1 कैंसिल, 4 से 12 कैंसिल, 3 2n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3n-6 -1 + 6 3n-2n n इज इक्वल टू 5। तो 5 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ओके, एक एग्जाम्पल नंबर 19 बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 example. What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these 4 cards are of the same suit? Same suit का मतलब समझते हो? सेम या फिर सेम डायमंड। हाँ, सेम सूट का मतलब है या तो चारों के चारों डायमंड, या तो चारों के स्पेड चाहे क्लब, ऐसे।
तो आ जाएगा 4 जो हम सेलेक्ट करेंगे वो चारों स्पेड होगा, दैट कैन बी डन इन 13C4 वेज। और आ रहा है ना तो इसमें ऐड करोगे। देखो एक बार बताऊं मैं ये क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चों को तो कार्ड के बारे में ही नहीं पता होता, कुछ बच्चे कहते हैं कार्ड में क्या होता है हमें नहीं पता। तो देखो मैं कार्ड के बारे में भी बता देता हूँ आपको। कार्ड में जो शेप्स होते हैं, बनाना नहीं आता मुझे, ये हार्ट शेप होता है, ठीक है। दूसरा होता है ऐसा पत्ती के जैसा बना होता है, ऐसा, ठीक है। ये स्पेड होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये हार्ट रेड कलर का होता है। उसके बाद है एक, हाँ, एक डायमंड होता है, ये डायमंड, ये भी रेड कलर का। और नेक्स्ट होता है क्लब, ऐसे पेड़ सा बना होता है, ऐसे है ना, ये होता है क्लब। और ये होता है ब्लैक कलर, ओके। और जो कार्ड्स होते हैं, नंबरिंग्स होती है, इसमें 1 नहीं होता, 1 के बदले A होता है। बाकी 2, 3, दुग्गी तिग्गी चौगी बोलते हैं इसको। ये होगा टिल 10 दिल्ली तक। उसके बाद क्वीन, किंग और जैक, है ना। 10 तक हो गया, 4 तक, फिर 10 तक काउंटिंग होगी, क्वीन, किंग और जैक। और एस जो है सबका एक एक होगा, ठीक है। एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक डायमंड का, एक क्लब का। देखो ये टोटल 13 तक काउंटिंग हो गई। अगर मैं इसे 1 काउंट करूँ तो 1 से लेकर 10 तक, और ये 3, ये 13 हो गए। और एस का ना सबका एक एक कार्ड होगा, फिर जो दुग्गी होगी ना उसका भी सबका एक एक होगा, ठीक है। 3 नंबर वाला भी सबका एक एक होगा। तो देखो सबके 4-4 कार्ड होंगे, एस भी 4, नंबर 2 के भी 4 कार्ड होंगे, 3 के भी 4 होंगे, ऐसे। तो सारे पत्ते दिख गए आप लोगों को होपफुली। देखो इधर ये 13 हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए, टोटल 52 हो गया। ये तीनों फेस कार्ड है, ठीक है। तो ये सारा कार्ड के बारे में समझ आ गया। ये चीज़ आपको प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया। तो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 4 कार्ड चूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19, 4 कार्ड हमें चूज करना है जिसमें सेम सूट के हो, मतलब सारे स्पेड होते हैं। स्पेड 13 होते हैं, या तो 13 स्पेड में से 4 स्पेड, और मतलब प्लस 13 क्लब में से 4 क्लब, 13 डायमंड में से 4 डायमंड, है ना। 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 13 C4। कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, 4 कार्ड्स बिलोंग 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब चारों अलग अलग होने चाहिए। मतलब 13 में से एक, 13 स्पेड में से एक स्पेड होना चाहिए, 13 क्लब में से एक क्लब होना चाहिए, एंड 13 C1 इंटू 13 C1। 4 तरीके के है ना, सब में से एक एक होना चाहिए। 13 डायमंड में से एक, 13 स्पेड में से एक स्पेड। सो थर्ड पार्ट क्या है, फेस कार्ड्स। चारों फेस कार्ड होने चाहिए। तो फेस कार्ड टोटल कितने थे, 13 थे, 12 थे, हाँ, 3 सबके, है ना। क्वीन, किंग और जैक सबके 4-4। तो उन 13 में से कोई 4 हो सकते हैं, है ना। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट में यही था ना, फेस कार्ड्स 12 होते हैं ना फेस कार्ड, तो 12 12 13 की लिख दिया मैंने, 12 होते हैं ना, 12 C4, ठीक है। और 2 आर रेड कार्ड्स, 2 आर ब्लैक कार्ड, 26 C2, 26 C2, 26 रेड में से 2 रेड और 26 ब्लैक में से 2 ब्लैक। तो ये सिंपल इसके कार्ड्स और सेम कलर, ठीक है। थर्ड पार्ट समझ आ गया, फोर्थ पार्ट भी समझ आ गया। फोर्थ पार्ट में बोला 2 रेड और 2 ब्लैक, है ना।
फोर्थ पार्ट में 2 रेड, 26 रेड में से 2 रेड एंड 26 ब्लैक में से 2 ब्लैक। फिफ्थ पार्ट में बोला कार्ड आर ऑफ द सेम कलर, यानी चारों रेड होना चाहिए या तो चारों ब्लैक होना चाहिए। तो रेड होते हैं 26 में से 4 रेड और 26 ब्लैक में से 4 ब्लैक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अब आता है परमुटेशन वाली एक्सरसाइज पे, लास्ट एक्सरसाइज। इसमें करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, मिसिसिपी वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिसिसिपी वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11th question है, in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if all these words start with P and with S? Vowels are together, 4 letters between P and S. देखो क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ड है हमारा परम्यूटेशंस। ये वर्ड है, ऐसे भी है इसमें, और इससे हमें वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो हर एक में 3 कंडीशन बोला है कि पहला जो बोला है कि जो वर्ड्स बनाने हैं वो P से स्टार्ट हो, S से एंड हो। स्टार्ट्स विथ P एंड विथ S, इसका मतलब 2 लेटर का प्लेस उसने फिक्स कर दिया कि भाई ये दोनों प्लेस होगा। बाकी कितने लेटर्स बच गए? 10। तो 10 लेटर्स को बीच के 10 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो 10 लेटर्स को अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल तरीके से। अब उसमें रिपीटेड क्या है? T रिपीटेड है, और तो कुछ रिपीटेड नहीं है। ठीक है, और तो कुछ रिपीटेड नहीं है, देख लो। नहीं, और कुछ भी रिपीटेड नहीं है। पता है इसमें सारे वॉवेल हैं, A E I O U सब देखो, है ना। तो T रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सो इतने वर्ड्स होंगे तो P से स्टार्ट होंगे और S से एंड होंगे। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब जो वर्ड्स बनाने हैं सारे वॉवेल इकट्ठे आए। तो जब भी ऐसा बोलेगा कि ये सारी चीजें इकट्ठे आए तो आप उनका एक पैकेट बना के उन्हें क्लब करके 8 लेटर अज्यूम कर लो। वॉवेल्स इकट्ठे आए तो वॉवेल्स का पैकेट बना लेते हैं, A E I O U 5 वॉवेल है। इसको हमने कंबाइन करके एक लेटर ले लिया। बच्चे क्या क्या लेटर्स? P R M T T N S, ये सारे बच गए। टोटल हो गया। अब इसको एक लेटर की तरह ट्रीट करेंगे कि भाई अरेंज करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा डब्बा वहां इकट्ठे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 लेटर्स हो गए। अगर इनको क्लब करके 1 ले लिया तो टोटल 8 लेटर्स हो गए। 8 लेटर्स को हम अरेंज करेंगे 8 फैक्टोरियल तरीके से अपॉन 2 फैक्टोरियल। T रिपीटेड है इसलिए अब जिनको हमने क्लब करा है हमें उनका भी अरेंजमेंट देखना होगा। ये इकट्ठे मान लो यही है, फिर मैं इनको भी तो शफल कर सकता हूँ। तो पैकेट के अंदर जो लेटर्स है 5 लेटर्स, उन्हें हम अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से। इसमें कुछ रिपीटेड नहीं है तो 5 फैक्टोरियल ले लिखे, अगर रिपीट होता ना तो डिवाइड भी करते। ठीक है, सेकंड पार्ट ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और थर्ड पार्ट जिसमें बच्चों को परेशानी होती है, देखो थर्ड पार्ट है कि P और S के बीच 4 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? 12। 1 2 3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए ना डब्बे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमें देखना है P और S के बीच 4 लेटर होना चाहिए। तो हम P और S की प्लेसिंग ऐसे करेंगे कि उसके बीच 4 डब्बे खाली रह जाएंगे, ताकि हम बाकियों को अरेंज करें तो P और S के बीच अपने आप 4 लेटर्स आ जाए। तो देखो अगर मैं P को यहाँ 1 2 3 4 और S को यहाँ, इन 2 प्लेसेस को मैंने टिक करा है। अगर इन 2 प्लेसेस में से कहीं भी मैं P और S को रख दूं और बाकी 10 को खाली 10 डब्बों में अरेंज कर दूं,
तो अपने आप P और S के बीच 4 लेटर्स आ जाएंगे। तो अगर मैं P और S को पहले और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6th पोजीशन पे रखूं, फर्स्ट और 6th पोजीशन पे रखूं और बाकी 10 को खाली 10 प्लेसेस पर अरेंज कर दूं, तो P और S के बीच 4 लेटर आ गया ना। इन दोनों को हम अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से, और जो बाकी के 10 हैं उन्हें हम अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये तो वो कंडीशन है जब P और S फर्स्ट और 6th पोजीशन पे है। फिर हम इसे 2nd और 7th पे भी रख सकते हैं, है ना। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे कितने प्लेसेस पॉसिबल है, हाउ मेनी सच कंडीशंस आर पॉसिबल, ठीक है, जहां पे P और S को हम रख सकते हैं। तो अगर हमने इन दोनों प्लेसेस पे रखा तो इतने बने, अगर हम P को यहाँ और S को यहाँ रखें तो भी इतने ही बनेंगे, ठीक है, कि P और S को इन 2 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल तरीके से, बाकी को इतने तरीके से। तो ऐसे टोटल 7 प्लेसेस पॉसिबल है। देखो इसको एक एक प्लेस आगे खिसकाते जाओ, इसे भी साथ में खिसकाते जाओगे। देखो एक प्लेस ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, और हर एक केस में यही अरेंजमेंट होगा। सो द टोटल अरेंजमेंट इज 7 into this much, ओके। तो आ गया आप लोगों को समझ, ठीक है। मिसिसिपी वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टाइप का है, ठीक है, ओके। एक इसमें आप लोग 16th एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 16, Example 16 है, find the number of arrangements of the letters of the word independence. In how many these arrangements do the words start with P? ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, वैसा क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो इन 2 क्वेश्चंस के यही मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।